नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो गए और आज ही के दिन बीजेपी आलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में एमपी की कमान सौंपी थी। इस 1 साल में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की नई पटकथा लिखी। मोहन सरकार ने सभी वर्गों पर समान फोकस किया और एमपी में निवेश के रास्ते भी खोले हैं। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2023 की तारीख अहम मानी जाती है क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया। 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था। सीएम मोहन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में कई बड़े फैसले किए जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर ये साबित किया कि बीजेपी आलाकमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही था। मुख्यमंत्री बनने के बाद शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। 1 साल में सीएम मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर युवाओं तक सब पर ज्यादा फोकस किया। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में विकास की लहर है। प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर भी पूरा फोकस रहा। सरकार अब तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करवा रही है। इंदौर, उज्जैन, रीवा और सागर जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 2.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी 16 जनवरी को शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करेंगे। किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी, गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पर आमतौर पर आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी। काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने अफसरशाही पर भी लगाम लगाई। अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश दिया कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। सीएम मोहन यादव राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे सफल रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। यहां तक कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने कमल खिलाया। सीएम मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि सरकार को अभी 1 साल पूरा हुआ है। फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां हैं तो कई अवसर भी। मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश को विकास के एक नए आयाम पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर उनकी कुछ खास उपलब्धियों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सिविल सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण मिला। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई गई। ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती देखने को मिली और साथ ही खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया।
इसी के साथ ही साइबर तहसील इसका गठन किया गया। तत्काल नामांतरण और इसके तहत किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही अपने आप नामांतरण की सुविधा शुरू की गई। निवेश के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया और अलग अलग जिस तरह से राज्यों में मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां पर ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश को एयर एम्बुलेंस की सौगात भी दी गई। मध्य प्रदेश को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली और इसी के साथ ही 55 जिलों में पुलिस बैंड का गठन किया गया। नियुक्तियों में महिलाओं की भागीदारी वो भी सुनिश्चित की गई। रानी दुर्गावती के नाम पर योजना की शुरुआत की गई और नारी सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम भी बढ़ाए गए हैं। तो ये तमाम ऐसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि इस एक साल के कार्यकाल के दौरान लिए गए थे। अब सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं इस एक साल के दरमियान पर, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बृज गोपाल लोहिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है बृज गोपाल लोहिया जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सरकार का ये जो एक साल का कार्यकाल है, ये 12 महीने का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको आप मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रही? देखिए, एक तो उपलब्धि की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज होती है दृष्टिकोण स्पष्ट होना। उस दृष्टिकोण को जनता का समर्थन होना, उस दृष्टिकोण को जो समाज के सर्वहारा वर्ग हैं उनका समर्थन प्राप्त करना। एक वर्ष की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए, सबसे पहला आदेश जो जारी हुआ था कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी और उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये पहला आदेश था। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनकी आवाज होगी, जो सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित है वहां से होगी। वहां से चलकर संभाग स्तर पर सरकार को पहुंचाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम, जो जितना मैं समझता हूं, वो हुआ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का, कि क्षेत्र के आधार पर वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की वन संपदा, वहां की प्राकृतिक संपदा, इनके आधार पर वहां कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जो काम हुआ और उसमें जिस तरह का उत्साह उद्यमियों ने दिखाया है वो अभूतपूर्व है। इसमें एक और बात रही कि जो हमारे छोटे और मंझोले उद्योग से जुड़े लोग थे, जो व्यवसायी थे, उनको भी बहुत अच्छे अवसर मिले। तीसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह मध्य प्रदेश में काम हो रहा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आगे बढ़ाया है और 35% करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक और बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कोर एजेंडा में है वो है मध्य प्रदेश का बजट दोगुना करना और साथ में प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करना। और उसके पीछे उन्होंने एक कार्य योजना भी तैयार की है कि औद्योगिक विकास और कृषि का विकास, और कृषि का विकास के साथ साथ दुग्ध उत्पादन का विकास। दुग्ध उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय और किस तरह बढ़ सकती है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, इस पर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, निश्चित उसके परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपको ध्यान होगा कि हम आज के 4 महीने पहले, 3 महीने पहले इस बात पर बहुत बार चर्चा टीवी चैनल में आपने भी की है कि गौवंश जो है वो सड़क पर होता है, क्योंकि जो गोचर भूमि थी उसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ अभयारण्य की बात करी और गौ अभयारण्य के माध्यम से गौशालाओं के सशक्तिकरण के कारण, गौशालाओं को जो अनुदान सरकार देती है उसको दोगुना करने के कारण हम एक चीज को सड़क पर देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रही है कि गौ वंश का संरक्षण और संवर्धन भी बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, ये उपलब्धियां हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मयंक चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मयंक चतुर्वेदी जी आपका। आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि बतौर वरिष्ठ पत्रकार ये एक साल का कार्यकाल जो रहा मोहन सरकार का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जब मोहन सरकार आई तो स्वाभाविक तौर पर उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी और हम देखते हैं कि लगातार उन उम्मीदों पर मोहन सरकार खरी हुई हमको दिखाई देती है। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने काफी उनके बारे में बता दिया है, गोपाल जी ने, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जैसा कि भारतीय कॉन्सेप्ट है, भारतीय दर्शन है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये होना चाहिए, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हमारे प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए और मोहन सरकार वही कर रही है। आप देखिए कि गोपाल जयंती के अवसर हो,
दिवाली के बाद जो है हम बड़ा उत्सव मनाएंगे, या हम है ना क्या कहते हैं, राम पथ गमन ही नहीं, हम जो है कृष्ण पथ गमन भी देखेंगे। तो गोपाल की भूमि पर भी हम ध्यान देंगे। इसके अलावा टूरिज्म में आप देखिए, टूरिज्म में मध्य प्रदेश को लगातार अवार्ड मिल रहे हैं। मोहन जी के आने के बाद अभी एक बड़ा अवार्ड मिला है। आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, टूरिज्म ही नहीं, कला संस्कृति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बड़ा काम हो रहा है। अभी ओंकारेश्वर के लिए जिस प्रोजेक्ट को शिवराज जी ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी उन्होंने ध्यान दिया। अभी कुछ दिन पहले ही वो वहां से आए। अभी अगर आप औद्योगिक की बात करें, जैसा कि अभी बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर रीवा पर, उज्जैन पर, आपके ग्वालियर में, जबलपुर पे फोकस किया। अभी जनवरी में जो है इन्वेस्टर समिट, जो शिवराज जी के समय हमेशा इंदौर में होती थी, इस बार उन्होंने घोषणा की कि नहीं भाई, देश की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इस बार हम भोपाल में करेंगे हम, और जनवरी में भोपाल में वो होने वाली है। अभी वो जिन दो देशों में, जब वो यूके और जर्मनी से होके आए, या जो मध्य प्रदेश में रीजनल क्षेत्र में जो इंडस्ट्री का जो काम वो कर रहे हैं, कहीं से 20,000 करोड़ के उनके पास निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, कहीं से 10,000 के आ रहे हैं, कहीं 50,000 करोड़ के आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, जब आपके यहाँ क्या कहते हैं अर्थ होगा, आपके यहाँ इंडस्ट्री होगी, आपके यहाँ प्रतिष्ठान होंगे, तो आपके यहाँ बेरोजगारी नहीं होगी। और बेरोजगारी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ रोजगार ज्यादा होगा, तो हम ज्यादा लोगों को सुख दे पाएंगे। तो सरकार का जो ओवरऑल फोकस है, जो मुझे दिखता है, वो एक तरीके से सब बातों पर बराबर से मोहन जी ध्यान दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, एक और बात कही जाती है कि है ना, प्रशासक जो है उन पर लगाम करना। तो हम आप और देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी करने का मोहन जी ने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की है, कई बार ये देखने में आया, पुरानी सरकारें भले ही बीजेपी की रही, उनमें भी ये देखने में आया कि अगर कोई प्रमुख सचिव एक बार बन जाता था तो लगातार उस विभाग में रहता था, उसी का सर्विस, उसको लगता था कि मेरे को कौन हटाएगा। लेकिन मोहन जी ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों की सर्जरी कर दी जिनके बारे में ये माना जाता था कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर सब जगह उनका ध्यान है। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र में मुख्यमंत्री का ध्यान है और वो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। बृजगोपाल लोया जी, क्योंकि हम जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और उसको लेकर के हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए, वहां पर निवेश को लेकर के वहां पर उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें करी और लोगों को संबोधित किया। इसी तरह से हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे निवेश को लेकर के, वहां भी अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत उन्होंने करी। ये निवेश जब मध्य प्रदेश पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश किस ओर बढ़ेगा, क्या विकास की रफ्तार रहने वाली है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोयंबटूर हो, कलकत्ता हो या अहमदाबाद, वहां पहुंचकर उद्योगपतियों से संपर्क किया। और एक बात और आपसे कहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्मदापुरम में जो कॉन्क्लेव हुआ, उसमें उसी दिन शाम को उसका परिपत्र जारी कर दिया गया कि 531 एकड़ भूमि का जो दी जानी थी उद्योगों को, उसे देने के आदेश जारी कर दिए हैं। 16,641 लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, इतना निवेश आएगा, सारी चीजें डिटेल्ड उसी दिन दे दी गई। और एक बात और कहूंगा, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई चीजों को बड़े विजन से देखा है। जैसे सबसे पहले आप याद करेंगे कि उन्होंने कहा कि यदि हमारा टूरिज्म का हब बन रहा है उज्जैन, आज देश में सर्वाधिक टूरिस्ट पहुंचने की जगह है वो उज्जैन है, तो हम इसे मूर्ति कला और मूर्तिकारी के लिए भी हब बना सकते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन का हब भी बना है उज्जैन। तो इस तरह के बहुत सारे काम हुए। एक बात और है कि जो अभी कह रहे थे प्रशासनिक स्तर पर, तो देखिए 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पाएगा वह रात नहीं देख पाएगा। ये कठोर संदेश दिया। और एक साथ में और बात कही कि सुख और दुख से, व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत दुख से अधिकारियों को दूर रहना पड़ेगा। और जो उन्होंने स्वयं करके भी दिखाया कि एक सुख का अवसर आया बेटे के विवाह का, 2 दुख के अवसर आए, उन्होंने अपने पिता और चाची को खोया, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार का काम नहीं रुका और मुख्यमंत्री जी ने अवकाश नहीं लिया। ये दिखाता है कि हमारा डिवोशन क्या है। तो जो डॉक्टर मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति जो डिवोशन है, और एक बात और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है
कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार की जो योजनाएं हैं जन कल्याण की उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मगर मुख्यमंत्री जी ने एक साल में ये भी सिद्ध करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व का राजनीतिक दल है। जो योजनाएं चल रही थी उनमें किसी तरह की कटौती नहीं की गई, बल्कि उन्हें और बढ़ाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ नई योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक वर्ष है, इसमें मध्य प्रदेश में एक नई उम्मीद, नई उमंग, नई आकांक्षाएं जगाने में माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः सफल रहे। ठीक है मयंक चतुर्वेदी जी, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें तो दो बहुत ऐसी चीजें हुई जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। एक तो ये था कि 29 की 29 सीटें जीतना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 28 सीटें भले जीती हो लेकिन 29 की 29 सीटें कभी भी बीजेपी के खाते में नहीं आए। दूसरी, जिस तरह से जल को लेकर के विवाद चल रहा था राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला निकल के सामने आता है। तो ये कितना आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण रहा है ये, जिस तरह से जल विवाद खत्म हुआ और 29 की 29 सीटें जीतना मुख्यमंत्री के नेतृत्व में? देखिए, चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री पद की घोषणा होने के बाद इन्होंने जो बड़े काम किए उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 29 लोकसभा सीटें जीत कर लाना, और दूसरा जो है आप अगर देखेंगे तो कमलनाथ जी के क्षेत्र में लगभग 30 साल के बाद वहां पर उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि उपचुनावों में मध्य प्रदेश में जिस तरीके का प्रदर्शन मोहन जी के कार्यकाल में हो रहा है वो अद्भुत है। तो और वहां से जीतना, जहां पर कि ये माना जाता था कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है, जीतना संभव नहीं है, जीत नहीं पाएंगे, वहां से भी जीत कर आना ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ जिस काली सिंध परियोजना, पार्वती लिंक परियोजना की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जल विवाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का लगभग 30 साल पुराना है। 30 सालों में तमाम सारी सरकारें आई और गई। हम देखते हैं कि 4 सरकारें तो बीजेपी की हो गई एक बीच में, उसके पहले बीच में कांग्रेस की भी आ गई 5 सरकार, उसके पहले भी दिग्विजय सिंह जी की 2 टर्म सरकार रह गई। तो आप देखिए कि ओवरऑल 7 सरकारें निकल गई मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी ये जल विवाद समाप्त नहीं हुआ और ये बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। लेकिन धन्यवाद हमारे मोहन जी को तो है ही, साथ में भजन लाल जो सरकार राजस्थान की है उसको भी ये धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने राजस्थान के लोगों की भी चिंता की, साथ में मध्य प्रदेश के उस पूरे मालवा और उस बुंदेलखंड के क्षेत्र की बहुत बड़ी चिंता की कि भाई अगर ये परियोजना सफल होती है तो कई सारे जो क्षेत्र है वहां पर पानी जा पाएगा, जल पहुंचेगा और वहां पे रोजगार, उद्योग धंधे और तमाम सारी जो है वनस्पतियों के लिए एक नया अवसर पैदा होगा, तो खेती किसानी के लिए अवसर पैदा होगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों बातें जो आप कह रही हैं ये महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी उपलब्धि ये जो है मोहन जी को जाती है कि उन्होंने इसमें सफलता अर्जित की। बिल्कुल। तो ब्रजगोपाल लोहिया जी, मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, चुनाव से जुड़ा ही सवाल है, क्योंकि एक तो 29 की 29 सीटें जीतना, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हम ये 29 की 29 सीटें जीतेंगे, और जिस तरह की भूमिका मुख्यमंत्री की रही है, चाहे तो हरियाणा चुनाव को लेकर के हम बात करें या फिर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या उनका उस दौरान सफल रहा है और किस तरह से उनकी एक भूमिका इन तीनों चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही? देखिए, जो 2 विषयों पर हमने चर्चा की, जन कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश का विकास, मगर मुख्यमंत्री जी ने इस छोटे से कार्यकाल में ये सिद्ध करके भी बताया है कि वो पार्टी के लिए एक बड़ा एसेट है। और एसेट कैसे है कि झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार हो, महाराष्ट्र हो। देखिए, कोई चुनाव है जिन राज्यों में हुए वो एक बिल्कुल अलग बात है। बिहार में भले ही चुनाव नहीं हुए हैं मगर मुख्यमंत्री जी वहां दौरे कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव नहीं हुआ मगर मुख्यमंत्री जी के दौरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उत्तर प्रदेश बुलाया जाना, हरियाणा बुलाया जाना, बिहार बुलाया जाना, झारखंड में बुलाया जाना और उपचुनाव के दौरान महाराष्ट्र बुलाया जाना, ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वे एक कुशल राजनीतिक भी हैं। और ये राजनीतिक उनकी जो कुशलता है, जो स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में और झारखंड में आया है कि जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं वहां का हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है और उन चुनाव में उनकी अपनी भूमिका रही। परंतु एक बात और जो
महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये है कि हमने भय मुक्त सरकार भी देने का काम किया है। सरकार किसी से डरती नहीं है। सरकार को जो निर्णय करना है वह निर्णय करेगी, यदि वह निर्णय जनता के हित में है तो। कुछ लोग जो दबाव बनाकर कई बार इस तरह के प्रयत्नों से कूटनीतिक प्रयत्नों से कामों में बाधा डालने की कोशिश करते थे, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि ये मध्य प्रदेश है और इसमें ये जो आपके हथकंडे थे वो नहीं चलेंगे और मध्य प्रदेश विकास की जिस राह पर जाना चाहता है उस पर जाएगा ही। मयंक चतुर्वेदी जी, क्योंकि योजनाओं की जब बात होती है, अभी बृजगोपाल लोहिया जी ने कहा कि विपक्ष जरूर सवाल उठाता था कि जैसे ही सरकार बनेगी तमाम योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये योजनाएं वही हैं जो कि प्रदेश को विकास की रफ्तार देती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 4 साल जो और बचे हुए हैं उसमें कितना ज्यादा फायदा ये प्रदेश के विकास को लेकर के योजनाएं पहुंचाएंगी? देखिए, योजनाएं तो शिवराज जी के समय भी बहुत अच्छी बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो मोहन जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, वो आगे बढ़ाने के साथ साथ मोहन जी की जो विशेषता है या उनकी जो पहचान है वो है नवाचार करने के मामले। आप देखिए कि जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भारत में कहीं भी सबसे पहले किसी राज्य में अगर NEP, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर सबसे पहले किसी राज्य ने अपनाई थी वो हमारा मध्य प्रदेश है। और इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय मोहन जी को जाता है। उस समय ये उच्च शिक्षा मंत्री थे। और आप देखेंगे कि NEP के अलावा जितने उन्होंने उस समय नवाचार किए, जहां जहां ये मंत्री रहे, जिस भी विभाग में ये गए, वहां उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए। तो आप ये यकीन मानिए कि अभी मुख्यमंत्री बतौर रहते हुए 1 साल में इन्होंने बहुत सारे नए प्रयोग शुरू किए हैं। जैसे कि अभी बातचीत आई कि इन्वेस्टर समिट जो है केवल इंदौर में ही क्यों होना चाहिए, वो अलग अलग जगह होना चाहिए, जैसा कि अभी वो भोपाल में करने जा रहे हैं जनवरी में। ऐसे ही जो है आप उनके नवाचार अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे। अभी आप बहनों के लिए नए नए प्रयोग देखेंगे। अभी जो मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, अगर मैं आपको कहूं कि अभी मध्य प्रदेश में जो सबसे कम बेरोजगारी की रेट अगर कहीं है प्रतिशत, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है। आप अगर देखेंगे केरला में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग भी हैं। तमिलनाडु में शिक्षित लोग हैं लेकिन बेरोजगार लोग भी हैं। तेलंगाना में शिक्षित लोग हैं लेकिन बेरोजगारों की संख्या भी बहुत है। उत्तर प्रदेश में हमसे ज्यादा शिक्षित होंगे, स्वाभाविक है, उनकी जनसंख्या हमसे डबल से ज्यादा है, लेकिन उनकी बेरोजगारी रेट भी बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनकर आज उभर रहा है जो न केवल देश के कई अलग अलग राज्यों के लोगों को रोजगार दे रहा है, अपने लोगों को तो दे ही रहा है, दूसरे राज्यों को भी रोजगार दे रहा है। और अभी जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, जर्मनी से जैसा उनका आश्वासन उनको मिला है कि भाई अभी PC भी हुई थी, उसमें मैं भी था, और उन्होंने कहा कि जर्मनी में जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है, अगर उसको जर्मन आती है तो हम उसको रोजगार देंगे। यानी कि दुनिया के तमाम सारे देशों में भारतीयों के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जो लोग हैं उनके लिए कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, ये नवाचार ही है। निश्चित तौर पे ये नवाचार है। आप जर्मनी सिखाने के लिए आप अन्य जो विदेशी भाषा है उनको सिखाकर अपने मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक आप आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। ये एक नए तरीके का नवाचार। और ये सिर्फ 1 साल का कार्यकाल है और 4 साल के दरमियान में कितना और ज्यादा विकास के रथ पर आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, ये तो हम सभी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।